रहे हैं, हमारे भारत ने एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया सारी दुनिया के सामने रख दिया और वहां भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। और इसलिए एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत गर्व करती हूँ। भारत ने नजरिया क्या रख दिया कि भाई आपको सिर्फ अपने और मेरे लिए नहीं सोचना है, हमको पूरे विश्व के लिए सोचना है। और उसी की वजह से भारत ने एक थीम रख दी, वसुधैव कुटुंबकम। और उस थीम का आप अंदर देखिए क्या है, वन प्लेनेट वन अर्थ की बात हो रही है यहाँ पर कि ये पूरा पृथ्वी है, लेकिन उसके अंदर वन फ्यूचर वन फैमिली। अली लेकिन रजा अगर भाई, हम मुझे 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 एक इंडियन ने वो वीडियो भेजी और उन्होंने बोला कि ये देखे जी, आईएमएफ की जो है वो आकर यहाँ पर डांस कर रही हैं और आप लोग आईएमएफ के पास जाकर डांस करते हैं। ये मुझे वीडियो भेजी और यही नीचे कहने वाली उन्होंने थी मैं ये, अभी, जी जी, यही कहने वाली थी। बड़े आप बड़े ही आईएमएफ के सामने खूबसूरत जाके डांस करते हैं। आपने फिक्रा यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि हम जी आईएमएफ ही के पास नहीं, हम जिसके पास भी जाते हैं हम डांस ही करते हैं। कुछ नहीं तो अपने लोगों के लिए ही कर लो, मेरी तो रिक्वेस्ट है। जितने यूट्यूबर्स का गैंग है ये पूरा पाकिस्तान में, तो वो जो बात कर रहा होता है, कंपैरिजन कर रहा होता है, क्यों चाइना को कंपेयर नहीं करते आप लोग? चाइना को करिए ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है। और यहाँ आप देखिए इंडिया, इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है। हम दुनिया को जोड़कर चल रहे हैं। आप चाइना चाइना खेल रहे हैं तो चाइना के साथ कंपेयर कीजिए ना। भारत के साथ कंपेयर अगर करें तो अपनी जमीनी हालात और अपनी जमीनी प्रॉब्लम्स को, अपनी स्टैब्लिशमेंट को सवाल उठाएं। गिलगित बल्टिस्तान में आज देखिए वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कराची खोलो, लाहौर खोलो, वो कह रहे हैं कारगिल खोलो। जड़ में जी। जाएं, आप जड़ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। बाकी अगर आप अच्छी नीयत से काम करें, डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ दो पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। एक पाकिस्तान से अली रजा भाई, इनका अपना चैनल है, और दूसरी तरफ यास्मीन राशिद बहन, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों दोनों के अपने यूट्यूब चैनल है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आप दोनों को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत अस्सलाम शुक्रिया। मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम के अंदर लिया। हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम आपके चैनल का हिस्सा बने। जी जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। और डेफिनेटली मुझे जहां तक अंदाजा है G20 ही आपका होगा मौजू आज का। जी तो बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। और आप वैसे अब काफी मैं हाँ ये काफी क्लियर कर दूं। जी काफी खुश लग रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत फक्र महसूस कर रही हूँ। मेरा कंट्री एक इतना बड़ा इवेंट हम लोग होस्ट कर रहे हैं और बहुत ही कामयाबी के साथ सब कुछ हो रहा है। इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि जो जितनी वो बुरी नजरें लगती है ना, एक डर बना रहता है, तो उस चीज से हम पार पा गए हैं और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हो रहा है। और अभी आप देखिए कि जो भी मीटिंग्स रह गई हैं, जो सेशंस रह गए हैं, वहां पर भी सक्सेसफुली सब चीजें आने वाली हैं। एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जैसे कि मेरे सारे व्यूवर्स जानते हैं, और ये जो आपके व्यूवर्स हैं एक्चुअली वो हमारे ही व्यूवर्स, हम भारतीय ज्यादातर होते हैं इस पर। तो मुझसे एक शिकायत और एक रिक्वेस्ट होती है कि एक तो ये होता है कि आप जाइए पाकिस्तानी चैनल पर, एक ये होता है कि बिल्कुल मत जाइए। और मैं भी पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का जो तरीका और जो उनकी हरकतें देख रही हूँ, तो मैं भी अब अपोज करने लगी हूँ। मैं पहले भी नहीं जाती थी, अली भाई आपको भी पता है। विवाह और आपके जी और एक आध बार निमरा के चैनल से जुड़ी हूँ मैं। तो ये चीज जी मैं यहाँ क्लियर करने देना चाहती हूँ कि जो हमारे भारतीय हैं जरा सतर्कता के साथ देखें किसको देखना है, कौन जेन्युइन है। बाकी उनके ऊपर फैसला है। और G20 को लेकर मैं पूरे देश को बधाई देती हूँ। अगर आप भी हमारे देश के लिए वाकई दिल से खुश हैं और हमारे मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए दुआ करते हैं, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और बाकी हमारे पूरे मुल्क को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आगे आने वाले वक्त में भी हम G20 जैसी और मीटिंग्स को होस्ट करें। जी 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 बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज पे खुश हूँ। बल हर पाकिस्तानी को इस पे खुश होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एहसास से महरूमी का भी शिकार है। पाकिस्तानी देख रहे हैं कि हमारा जो हमसाया भाई, दोस्त, मुल्क के दोस्त तो नहीं, खैर पाकिस्तानी तो मोस्टली पाकिस्तानी इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, जो हमारा माइंडसेट एक बनाया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान को, भारत को अपना हमसाया और दोस्त और भाई मानते हैं। तो उस नज़र से मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और हम आपकी तरक्की में बहुत खुश हैं, और हम आपके लिए दुआ गो भी हैं, और अपने पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं कि हम भी कभी होश के नाखन लें, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी अकल और शऊर आए, और वो भी आपके साथ हाथ मिलाकर आपकी तरक्की में आपके साथ शरीक हो। तो जी जो अभी आज पहला दिन था, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लीडरान हैं G20 के, वो इंडिया पहुंच चुके हैं भारत में, चाइना और रशिया के अलावा, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं हुई। आप कैसे देख रही हैं कि जो इधर कुछ जो पूरी दुनिया की नजरें अब भारत की तरफ है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ है, इसको आप इंडिया की, भारत की तरक्की में कैसे देख रही कि ये एक स्टेप होगा? G20 की ये मीटिंग जो है, भारत की जो एक
ग्लोबल साउथ लीडर बनने के राह में एक बड़ा ये एक कदम होगा ये। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि G20 की इस मीटिंग को होस्ट करके अब भारत कैसा किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को। तो एक्चुअली ये अब होस्ट नहीं की है, ये तो लीडर्स की जो फाइनल मीटिंग है वो हो रही है। यहाँ पर तो आपने देखा होगा काफी वक्त से जो ग्रुप ऑफ मीटिंग्स हैं वो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में हो चुकी हैं और बहुत ही सक्सेसफुली हुई हैं। लेकिन अभी जो है ये लीडर्स जो तमाम G20 उसमें 19 कंट्रीज हैं और एक प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो उनकी मीटिंग हुई है। और इसमें अगर आप ये कहें कि मैं भारत को कैसे देख रही हूँ, एक ताकत के रूप में देख रही हूँ मैं भारत को। एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया भारत ने रखा है, क्योंकि अभी तक G20 का जो अप्रोच होता था, जो डेवलप्ड नेशंस होती थी और उसमें 80% जो GDP का देखा जाता था पार्टिसिपेशन, वो तमाम चीजें देखकर इन सारी G20 कंट्रीज का मोस्टली जिन कंट्रीज का जो अप्रोच होता था वो अपना हित सर्वोपरि होता था, कि हमारा हित सर्वोपरि। और ये पूरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड होता था। भारत ने क्या करा, हमारे हमारे भारत ने एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया सारी दुनिया के सामने रख दिया और वहां भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। और इसलिए एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत गर्व करती हूँ। भारत ने नजरिया क्या रख दिया कि भाई आपको सिर्फ अपने और मेरे लिए नहीं सोचना है, हमको पूरे विश्व के लिए सोचना है। और उसी की वजह से भारत ने एक थीम रख दी, वसुधैव कुटुंबकम। और उस थीम का आप अंदर देखिए क्या है, वन प्लेनेट वन अर्थ की बात हो रही है यहाँ पर, कि ये पूरा पृथ्वी है लेकिन उसके अंदर वन फ्यूचर वन फैमिली। अब इसी के अंदर सारी बात निकल कर आ गई है कि जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं G20 की फाइनल मीटिंग में, वो तमाम डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ हो रही हैं। और इसमें जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे बात हो रही थी कि चूंकि चाइना और रशिया नहीं आया है, जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ शिरकत नहीं कर रहे हैं, तो हाय हाय अब क्या होगा। और बड़ा इस चीज पे बड़े मसले मसाइल हो रहे थे, बड़े डिस्कशंस हो रहे थे। लेकिन भारत ने इतने अच्छे से, इतनी खूबसूरती से भारत सबको लेकर चला है। और हमारा मुल्क ने मिसाल कायम कर दी है। G20 के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतनी सारी मीटिंग्स का आउटकम जो निकल कर आया है और उसमें एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आना, एक लीडर्स का पूरा ज्वाइंट डिक्लेरेशन आना, अपने आप में ये बहुत बड़ा सक्सेस है भारत के लिए। दूसरा ये कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बात हो रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई है, इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई है, इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई है। और यहाँ तक कि आपने अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, भारत की ही पहल थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर, और अब भारत की ही पहल है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लेकर। जब हम इस तरह की शुरुआत करते हैं, इस तरह की कोई पहल करते हैं मुजफ्फर भाई, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो मेन मुद्दे जो थे, जो चुनौतियां थी, जो पूरे विश्व के सामने हैं, वो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका कर्जों में लगातार डूबते चले जाना, ये तमाम मुद्दे जो थे वो भारत के सामने थे। और ऐसे में ज्वाइंट डिक्लेरेशन लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और वो तब जब चाइना का हम लगातार हरकतें देख रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान का बड़ा हैरान हूँ कि मतलब मार्च अप्रैल या मई का ही बात है ना, कि पाकिस्तान ने पूरा एक लेटर लिख के इस्लामिक कंट्रीज के सामने ये अनुरोध किया था और ये गिड़गिड़ाए थे कि चूंकि हम इस्लामिक कंट्री हैं तो आप G20 को बॉयकॉट कीजिए। कहाँ गया वो जी। बॉयकॉट? और आप जो कह रहे हैं ना कि होश के नाखून लें, होश के नाखून ऐसे कभी नहीं आने वाले। G20 के सफल आयोजन के बाद भी मैं पाकिस्तान में देख रही हूँ किस तरह की बातें निकल कर आती हैं। वहां पे सहाफी बैठ के कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना बाजी, अरे ये हसीना बाजी कैसे हो गई आपकी? बांग्लादेश के साथ क्या हशर नशर किया है हसीना बाजी जो है, वहां पर उनका भी देखिए इस तरह से वो आई हैं और ऐसे ऐसे हो रहा है, बस एक हम ही लोग बिल्कुल किनारा हो गए हैं। आप क्या कि सहाफी भी ऐसी बात कर रहे होते हैं, तो फिर कैसे क्या उम्मीद करें? अपने लिए कुछ बेहतर नहीं सोच रहे हैं, बाजी बना रहे हैं किसी प्राइम मिनिस्टर को, और ऐसे दिखा रहे हैं कि चूंकि वो ये है ना दिमाग में कि चूंकि मुस्लिम कंट्री है तो सब जी। हमारा सुनेंगे। बट वो चीज अब साइड हो चुकी है, भारत ने यहाँ पर दिखा दिया है। और हाँ, एक सबसे बड़ा जो सक्सेस हुआ है वो G20 प्लस अब G21, ये पीपल ग्रुप हो चुका है, क्योंकि इसमें हमने जी। अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया है। और ये भारत का ही प्रस्ताव था, भारत का ही प्रपोजल था इसमें अफ्रीकन कंट्रीज को, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना। इस कॉन्टिनेंट के बारे में अभी तक उस तरजीह के साथ किसी ने नहीं सोचा था जितना भारत ने सोचा है। और उसी वक्त मैंने देखा कि जो अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं अजाली असोमनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ मैं, अजाली असोमनी, उन्होंने जी। उनको बधाई दी गई और वो इतने खुश दिख रहे थे, वो उनकी खुशी जाहिर हो रही थी। तो G20 जी। अपने आप में ही बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट है और यहाँ भारत ने अपने आप को स्थापित कर दिया कि भारत किस तरह से आगे लीड करने वाला है, केवल एक दो मुल्कों को नहीं बल्कि सारे दुनिया को लीड करने वाला है। जी। जी। बिल्कुल।
बिल्कुल आपने जो बात की, मैं उस वीडियो को देख रहा था कि जब वो अफ्रीकन यूनियन के जो वो हैं वो रहनुमा, उनके वो अध्यक्ष। भाग के गए हैं जाकर, वो मिले हैं मोदी जी को, ऐसे हक किया, बड़े जोर से उन्होंने गले मिले मोदी जी, बड़ी एक्साइटेड थे वो। तो अली हम्म। रजा भाई, आप G20 को कैसे देख रहे हैं, इंडिया की कामयाबी, भारत की कामयाबी को, ये सारी इस चीज को जो ऑर्गेनाइज किया गया है, और एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर आज भी जो मैं न्यूज देख रहा हूँ, वहां पर पाकिस्तान में इस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बोला जा रहा है जी के मोदी जी ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया वहां पर, और लोग उनके भूखे हैं और लोगों को खाना नहीं मिल रहा, और ये यहाँ पर इतने इन्होंने अरबों रुपया लगा दिया। तो कैसे आप पाकिस्तान के बिहेवियर को कैसे देख रहे हैं, और इंडिया की अचीवमेंट को कैसे देख रहे हैं? मुजफ्फर भाई देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। और दूसरा, अभी जिस तरीके से मैडम कह रही थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अब तक क्रिटिसाइज ही किया है, इसके अलावा किया ही क्या है पाकिस्तान ने। कोई भी चीज़ हो, कोई भी गुड न्यूज़ आए, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्रिटिसाइज देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से ही किया जा रहा होता है। अभी आपने कल देखा होगा कि जो आईएमएफ की एमडी थी, उन्होंने जब एंट्री दी तो बकायदा उन्होंने पूरे डांस के स्टेप्स जो है वो फॉलो किए, और पूरी दुनिया जी के अंदर जो है वो वीडियो वायरल हुई। और इधर तो हम आईएमएफ के पास जाके कर्जे मांग रहे होते हैं, आईएमएफ से मुतालबात ही हमारे पूरे नहीं हो रहे होते। अली लेकिन रजा अगर भाई, हम मुझे 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 एक इंडियन ने वो वीडियो भेजी, और उन्होंने बोला कि ये देखे जी, आईएमएफ की जो है वो आकर यहाँ पर डांस कर रही हैं, और आप लोग आईएमएफ के पास जाकर डांस करते हैं। ये मुझे वीडियो भेजी, और यही नीचे कहने वाली उन्होंने थी मैं ये, अभी, जी जी यही कहने वाली थी। आप बड़ा ही आईएमएफ के सामने खूबसूरत जाके डांस करते आपने हैं। फिक्रा यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि हम जी आईएमएफ ही के पास नहीं, हम जिसके पास भी जाते हैं हम डांस ही करते हैं, क्योंकि हमारा जी काम शायद अब डांस करना ही रह गया है और कुछ है नहीं इस टाइम हमारे पल्ले। अगर हम जाते ही क्यों हैं, हम हमारा मकसद क्या होता है जाने का? क्योंकि अगर दो बड़ी कंट्रीज के अगर देखा जाए ना, मीटअप जब होता है तो म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास देने के लिए कुछ होता नहीं है, तो हमें चाहिए होती है इमदाद। तो वो इमदाद अगर डॉलर्स की शक्ल में है तो उस तरह मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वरना वैसे हम ज़रई मुल्क हैं, राइस की प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। एक कॉमन सिटीजन जो है वो यही कहता है कि चावल पाकिस्तान का, स्टैम्प भारत की, और बिक पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन इमदाद लेने के लिए अगर हमें चावल भी मिल जाए तो हम उसको भी मतलब जो है कोशिश करते हैं कि हमें चावल की इमदाद भी अगर मिली है तो हम बड़े तरीके से उसको अपनी कंट्री के अंदर लेके आए। अब अनफॉर्चुनेटली देखें, बात ये है कि अब करंट टाइम ये है कि इस टाइम कुछ हार्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बनिस्बत ये कि हम मजीद क्रिटिसाइज करें। देखें, भारत जो कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। भारत की इस टाइम डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, जो इस टाइम मौजूदा उधर के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, वो कुछ कर रहे हैं तो 9 साल में 15 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं ना। अगर ना कर रहे होते तो जी फिर पाकिस्तानी किसी प्राइम मिनिस्टर को मिल जाने चाहिए थे। कोई सऊदी अरब बेवकूफ थोड़ी है जो अपनी कंट्री में बुला के सिविल अवार्ड जो है वो उससे नवाजेगा। तुर्की उनको अवार्ड से नवाजेगा, ग्रीस जब बुलाएगा तो ग्रीस अपने सबसे बड़े अवार्ड से नवाजेगा। अगर इतने अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं तो सर्टेनली मतलब जो है वो कोई कुछ तो ऐसा हो रहा है भारत के अंदर जिसे पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देखने से कासिर है। दूसरा बात रही यहाँ पे, एक बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया जाता है कि वहाँ पे अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से मुसलमान अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर बसते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बसने वाले कोई ख़ास मुसलमान है कि पाकिस्तानियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही पूरी दुनिया पे इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे हमें ये सीखने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि हमें दुनिया की निगाह से देखना है, क्योंकि कोई छोटा सा भी इंसिडेंट हो तो इंटरनेशनल मीडिया उसको बड़े ही अच्छे तरीके से कवर करता है। और अब आज के टाइम में जब सैटेलाइट्स आपको देख रही हैं, जब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो देखी जा रही है, तो आप कुछ छुपा नहीं सकते उसके अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा करंट टाइम के अंदर G20 चूंकि आज का हमारा टॉपिक है, और आज भी अगर देखा जाए, कल बकायदा मैं बड़ा ही मतलब हैरान था कि जिस तरीके से ऋषि सनक आए हैं, उनकी एंट्री जो हुई है, बड़ा ही वार्म तरीके से उनको वेलकम किया गया है। थोड़ी देर बाद ही जो बाइडन की एंट्री बड़ी जबरदस्त थी। और किसी भी गेस्ट को जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पे वेलकम करने नहीं गए। अगर यहाँ पे कोई छोटा सा भी अगर आ जाए किसी कंट्री का, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले ही वेलकम करने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्हें 15 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं तो उन्होंने अपने काम से मनवाया है।
उनका काम जो है वो पूरी दुनिया को नजर आता है। वो इस तरह की स्टेटमेंट्स पास नहीं करते, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वो जब अमेरिका के एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो वहां पे उनके साथ रूड बिहेव नहीं किया जाता। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनका सिक्का जो है वो माना जा रहा है। करंट टाइम के मैं अंदर अगर मैं आपको बताऊं, दो बातें यहाँ ऐड जी करूंगी, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ ऐड कर जी दूं, जी, क्योंकि अली प्लीज भाई ने प्लीज जो बात प्लीज। रखी है। आपने जो दो बातों का जिक्र किया, एक तो पाकिस्तान की एक बड़ी गंदी ही आदत है, इनके अमीरों के चोचले खत्म नहीं होते। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का हशन नशर कर रखा है। उनके नाम पे पाकिस्तान में खूब पैसा भी कमाया जा रहा है। उनकी वीडियो दिखा दिखा के, इमोशनल कर करके जिस तरह की चीजें हो रही हैं, आप लोग भी उससे वाकिफ हैं। किरदार तराशी जी करने से भी नहीं बाज आ रहे हैं लोग। तो ऐसे मुल्क को क्या, ऐसे मुल्क के लोगों को क्या, ऐसी स्टैब्लिशमेंट को, वहां के सहाफी, वहां के पॉलिटिशियन को भारत के ऊपर बात करने का कोई हक बनता है? शर्म लिहाज सारा खत्म करके पी के मतलब ऐसा मुल्क, मुझे तो, मैं बड़ा अफसोस करती हूँ कि पड़ोस में मुल्क मिला भी कौन सा। और दूसरा ये कि भाई हमारे मुल्क के अंदर क्या अखराजात हो रहे हैं, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह का मैनेजमेंट है, इसके ऊपर क्या पाकिस्तान का बात करना बनता है? जिस मुल्क के अंदर फाके पड़े हो, जिस मुल्क के अंदर 5-5 किलो के आटे के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई हो, जिस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियन, आर्मी अपना पेट भरती है, और अपने यहाँ फ्लड आता है या कुछ किसी तरह का कोई भी नेचुरल कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके नाम पर भी दुनिया से पैसा लेकर ये लोग अपने लोगों की मदद करने की बजाय अपने बैंक बैलेंस में डालते हैं। क्या ऐसे मुल्क को, जी हमारे देश पे और हमारे देश में इतना मेगा इवेंट हुआ है G20, और वो आज और कल की बात नहीं है, ये 9 और 10 सितंबर ना देखें। यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, लगभग 200 के करीब मीटिंग्स हुई हैं, हर एक मरहले पे मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन आफत इतनी आ रही थी पाकिस्तान को, पेट में इतना दर्द हो रहा था कि कश्मीर में जो टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग हुई थी, तो क्यों हुई थी भाई? अरे आपको क्या मतलब, आप तो हमारा भी पाकिस्तान में हमारा भी कश्मीर दबा के बैठे हुए हो, हमारा गिलगित बल्टिस्तान दबा के बैठे हुए हो, बलूचिस्तान में आपने क्या हशन नशर कर रखा है? तो क्या पाकिस्तान को भारत के ऊपर बात करना बनता है? मेरे को इतनी हंसी आ रही होती है। और आपके जो लाहौर गैंग, जो पाकिस्तान में हम लोग जो बात भी कर रहे थे कुछ वक्त पहले, तो वो जो आपका लाहौर गैंग है, उन लोग ने और शुरू कर दिया है। वो सहाफी कर तो कर रहे हैं, वो हमारे ही लोगों को इस चीज के ऊपर बड़गला रहे हैं, उनका नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देखो भारत ऐसे पहुंच गया चांद पर, भारत में G20 हो रही है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही है? क्या कोई कंपैरिजन बनता है? अरे आपको कंपैरिजन करना है तो आप उन कंट्रीज के साथ करिए ना, आप अफ्रीकन कंट्रीज का देखिए क्या हशर नशर है। लेकिन वहां पर भारत को लेकर कोई किसी तरह की नफरत नहीं फैलाई जाती। और आज देखिए, भारत का ही प्रपोजल था जो G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, इसलिए वो खुशी, वो रिस्पेक्ट उन्होंने भारत के लिए जाहिर किया। खड़े होकर जो उनका मिलने का अंदाज था, जो उनका गले लगने का अंदाज था, पाकिस्तान को थोड़ी भी शर्म हो ना, तो भारत से सीखना चाहिए कि कैसे भारत अपने मुल्क के अंदर, और ये जो G20, ये बात, ये अखराजात के ऊपर बात करने का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि कितना खर्च कर रहे हैं और उससे कितना डबल इन्वेस्टमेंट, कितना डबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना डबल डेवलपमेंट होने वाला है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये है ना, ये कम दृष्टि जो होती है ना, बहुत पास की नजर जो रखते हैं ना वो लोग, इसी तरह की वो बातें करते हैं। दूर दृष्टि जो होती है ना, वो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, मेरे देश का, मेरे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा, वो उस तरह से पॉलिसी बनाता है। और किसी भी मुल्क की जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिसीज जब तक सही हो ही नहीं सकती, जब तक उनको इज्जत दुनिया में मिल ही नहीं सकती, जब तक उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज ठीक नहीं है, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज होती हैं उसमें 2-3 ही बातें होती हैं: भारत, कश्मीर, भारतीय मुसलमान, हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम है, हम इस्लाम के लीडर हैं, हमने ठेका ले रखा है मुसलमानों का भारत में, हमने कश्मीर को कब्जाना है, हमने जिहादी पैदा करना है। बस ये डोमेस्टिक पॉलिसी है आपकी, और यही आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी है। दैट इज वाई पाकिस्तान के इतने बदतरीन हालात के साथ साथ पाकिस्तान की कहीं पर कोई इज्जत भी नहीं है। तो ना ही अखराजात पे बात करना और ना ही क्रिटिसाइज करना बनता है, और ना ही इन लोगों का भारत के किसी भी मेगा इवेंट पर किसी भी तरह की जो ये डिस्कशन जो होता है, और उसमें जो फिजूल उल जलूल बातें की जा रही होती हैं। आपके एक सहाफी बोल रहे हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को शेख हसीना बाजी। अरे भाई कब से बाजी हो गई वो? जरा बात करके बैठ के दिखाओ उनके साथ। पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बांग्लादेश की, पाकिस्तान से ज्यादा इज्जत है बांग्लादेशियों की। जहां जा रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए बेहतर सोच के काम कर रहे हैं। हालांकि वहां पर भी रेडिकल एलिमेंट खड़े होने लगे हैं, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहां तक भी पहुंच रहा है कि वहां से भी कुछ शुरू करवा देते हैं। पकड़े जाते हैं जो लोग, उनका सबका नाम आता है कि भैया हमें तो सारे इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान से मिल रहे थे, हमारे आका तो वहां बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश का भी फिर से ऐसा करना चाहता है कि वहां पे अपने रेडिकल एलिमेंट्स, वहां पर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को वहां पे बढ़ावा दे दिया जाए। और हसीना बाजी हो गई इनकी। कैसे हो गई बाजी? बात करते नहीं है वो, बाजी हो गई।
G20 से पहले 3-4 महीने पहले इन्होंने ओआईसी को पर्चे लिख-लिख के, खत लिख-लिख कर कह रहे थे कि आप और हम सब इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम सबको G20 का बॉयकॉट करना है। कहाँ गया जी बॉयकॉट? यहाँ पर सऊदी अरब बैठा हुआ है, यहाँ पर ओमान बैठा है, यहाँ इजिप्ट बैठा है, यहाँ इंडोनेशिया बैठा है, सारी मुस्लिम कंट्रीज आई हैं जो भी G20 का हिस्सा हैं, और जो नहीं भी है वो एज एन ऑब्जर्वर स्टेट्स आई हैं, गेस्ट स्टेट्स आई हैं, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे इंटरनेशनल। आईएमएफ की बड़ा अच्छा जिक्र किया। आईएमएफ की जो हेड है क्रिस्टीनिया, वो यहाँ आकर डांस कर रही है, फोक डांस पर उन्होंने वो थिरक रही थी, लेकिन आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को डांस करा रहा है। पाकिस्तानी जाकर आईएमएफ के आगे कशकोल लेके खड़े होते हैं और जैसा वो कहते हैं वो उसी तरह का डांस करते हैं। तो दैट इज वाई कि पाकिस्तान जो है, आप कह रहे हैं होश के नाखून ले लें, पहले नाखून तो उगा लो, उसके बाद कुछ होश के नाखून होंगे। थोड़ी अकल तो पैदा कर लो। पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस के अलावा साइकोलॉजिकल क्राइसिस है। हर वक्त जो इस्लाम मजहब, हर एक चीज में जो इंसान मजहब घुसाएगा ना, यहाँ तो पूरी स्टैब्लिशमेंट ने मजहब को बना रखा है हवा, तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। आप अपना रिलीजन, अपना कल्चर, अपनी फॉरेन पॉलिसीज, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज, इनमें संतुलन बिठाना सीखें पहले, उसके बाद कुछ हो सकता है पाकिस्तान का। अदरवाइज मुझे तो कोई फ्यूचर नहीं लगता, बल्कि और बदतरीन हालात लगते हैं। और सबसे ज्यादा मुझे डर जो लगता है वो इसलिए क्योंकि इनके साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। ये अपने यहाँ बुरे हालात दिखाने के लिए घुसपैठ, ड्रग्स की सप्लाई, इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं कि चलो उधर ध्यान बटाते हैं, और इंटरनेशनली इदारों में जाकर रोना धोना शुरू कर देते हैं कि हाय हाय हम बड़े मजलूम हैं, हमको पैसा दो वरना हम तो हशर नशर हो जाएगा, पाकिस्तान तो नक्शे से गायब हो जाएगा। एक्चुअली कोई दुश्मन नहीं है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी खुद है अपना आपका दुश्मन। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आपका कोई दुश्मन नहीं है, आप अपने दुश्मन खुद हैं। क्योंकि इंसान की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आंखों के सामने जब वो एक मजहबी चश्मा लगा देता है, तो उसे सही और गलत में फर्क नजर आने वाला ही नहीं। ये G20 को लेकर हसद साफ दिख रहा है। आपके सहाफी भी बातें इस तरह से कर रहे हैं। अरे आप तारीफ करने का हुनर नहीं रखते तो कम से कम आग उगलने का, ये बदतमीजी, अपनी जहालत दिखाने का हुनर भी हमें मत दिखाओ ना। कुछ तो अपने लिए कुछ बेहतर करो। एक अच्छी इमेज भी नहीं है। और ओआईसी कंट्रीज ने क्या जवाब दिया G20 में? हमारे यहाँ देखिए कितना अच्छा सा सारा प्रोग्राम हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है। दिल्ली डिक्लेरेशन पे लीडरशिप, जो लीडर्स हैं उनका डिक्लेरेशन, और ये कितनी बड़ी चुनौती थी आपको मालूम है? जब रशिया नहीं आ रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो लास्ट G20 मीटिंग हुई थी बाली में, तो वहां पर पूरे टाइम यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट ही छाया रहा, उस युद्ध पे ही बात होती रही। तो जो मेन मुद्दे थे दुनिया को लेकर, विश्व को लेकर, G20 का जो मेन मुद्दा था वो दाएं बाएं हो गया था। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। भारत ने G20 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को भी जिक्र किया है और उसका समाधान भी सुझाया है, सोल्यूशन पे बात की है। प्रॉब्लम पे बात नहीं करते भारत में। हमारे यहाँ सोल्यूशन पे गौर करते हैं। अगर हमारा 10 रुपए का खर्चा हुआ है तो ये 12 रुपए बन के कैसे आएगा? अगर हमने किसी दूसरी कंट्री के साथ डील की है तो उसका बेनिफिट हमारे खुद के लोगों को कैसे होने वाला है? अगर हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है तो उस गुर्बत को पूरी तरह से जड़ से मिटाने के लिए हमें क्या क्या पॉलिसीज बनानी है। और वो केवल डोमेस्टिक पॉलिसीज नहीं हो सकती यानी भाई, वो पॉलिसीज होंगी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, वो पॉलिसीज होंगी फॉरेन पॉलिसीज। इन्वेस्टमेंट आएगा, जो कंपनीज, जो फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज चाइना की तरफ आकर्षित होती थी, आज आप देखिए चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है। लेकिन वो जो अना है, वो जो गुरूर है, वो जो भारत के साथ दुश्मनी, विस्तारवादी नीति कि हम जो है वो वर्ल्ड के लीडर हैं, हम चैंपियन हैं। एक्चुअली भारत ने वो सारा भ्रम सबका तोड़ दिया है। और उसके बावजूद भारत ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन, लीडरशिप का पूरा एक डिक्लेरेशन के साथ बात हुई है यहाँ पर, और कितना सारा प्रॉब्लम हमारे सामने आई, लेकिन हम लोग घबराते नहीं है। हमारे भारत में ये एक बड़ी खूबसूरती है। अगर आपने फॉलो किया होगा G20 का, तो जहां वेलकम हो रहा है, आपने वो पूरा सिनेरियो देखा होगा। पीछे क्या है, आपने गौर किया? अगर आप तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे ना, तो जब लीडर्स को वेलकम किया जा रहा था और हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको वेलकम कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, तो उस वक्त आपने गौर किया पीछे क्या था? कुछ तो गौर किया होगा। नहीं, मैंने देखा नहीं, बता दे जरा। कोणार्क का चक्र था पीछे। कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसका चक्र पीछे जी। था, उसका व्हील पीछे था। और वो इस चीज को दर्शाता है कि भारत का जो एंशियंट हमारा नॉलेज कैसा है, भारत की और वो काल चक्र मतलब टाइम पीरियड को दर्शाता है कि आपको जी। निरंतर प्रगति करनी है, वक्त एक जगह नहीं रुकता, परिवर्तन नियम है प्रकृति का। वो तमाम चीजें उसमें दर्शाई गई हैं। वो 13वीं सदी में बनाया हुआ कोणार्क सूर्य मंदिर, उसका वो चक्र दर्शाया गया है। तो भारत G20 मीटिंग जब हमारा देश होस्ट कर रहा है, तो वहां केवल हमने इकोनॉमी और दुनिया की तमाम चुनौतियां और सोशल, डिजिटल, इन तमाम चीजों पे बात नहीं की है, बल्कि इससे ऊपर हमने भारतीय संस्कृति को भी दर्शाया है।
हमने भारतीय कल्चर के बारे में बात की है, हमने भारत की सभ्यता के बारे में बात की है। हमारा जो एंशियंट रिच सिविलाइजेशन है वो उस चक्र को दर्शाता है, और वो कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है। आप उसके बारे में पढ़िएगा, आपको काफी उसमें पता चलेगा कितनी सारी चीजें उसके पीछे थी। उसको पीछे जो पूरा बैकग्राउंड था वो उसमें भी कई सारे मैसेज दे दिए हमारे देश ने। तो पाकिस्तान तो वहां सोच भी नहीं सकते जहां पर हमारी G20 की ये पूरी मीटिंग हुई है। वहां सोचने के लिए भी उस लेवल का जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ बातें ही बातें हो सकती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता इस देश का। जी। अली रजा भाई, एंड में थोड़ा सा आपसे, जैसे कि हमारी बहन ने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं बड़े खोल कर इन्होंने रख दिए सामने। आप कैसे देख रहे हैं कि हम आइंदा कुछ आने वाले सालों में अपनी गलतियों से सीख कर कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या हम ऐसे ही, हम जैसे 75 साल हो गए हैं, हम जो रोने रो रहे हैं वही रोते रहेंगे? मेरे ख्याल से 75 साल की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हमने कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। हम मुसलसल रिपीट करते हैं, जो गलती करते हैं दोबारा उसको दोहराते हैं। और अभी अगर देखा जाए पिछले साल तकरीबन 7.5 लाख पाकिस्तानी पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर जो है वो ब्रेन ड्रेन हो गया, पाकिस्तान छोड़ के जो है दूसरे ममालिक में चला गया। अगर वो तादाद इस साल देखी जाए तो उससे डबल हो गई है ब्रेन ड्रेन की। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से पढ़ा लिखा नौजवान जो है, पढ़ा लिखा जो तालिब इल्म है, वो जिस तरीके से मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल के कोई ब्राइट फ्यूचर अभी नज़र आ रहा है। बाकी मैं यही कहूँगा, अल्लाह ताला करम करे, रहम करे इस मुल्क पे अपना, और बेहतरी जो है वो दूसरा एक आए, कोई सवाल ऐसा इन्होंने किया था रहनुमा। हम सबसे एक सवाल किया था इन्होंने कि आप लोग जो है इंडिया की तारीफ करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, आप अपने मसाइल के ऊपर बात क्यों नहीं करते कि अपने मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनको भी डिस्कस करें, ताकि जो देखने वाला है उसको भी पता चले कि ये खराबियां और उनको दूर करना। ये हम पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने मसाइल की निशानदेही क्यों नहीं करते? मुजफ्फर भाई, अगर आप कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स जो मेरा चैनल है उसको जाके ओपन करके देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसपे पाकिस्तानी इश्यूज भी जो है वो मैंने हाईलाइट किए हैं। अलबत्ता ये है कि ज़्यादा चूंकि हमारी नीश चलती है रिएक्शन वीडियोस के अंदर, इंडिया पाकिस्तान जो है वो कंपैरिजन ज़्यादा देखा जाता है, तो हमारे गेस्ट भी ज़्यादातर इंडिया ही से रिलेटेड होते हैं, और स्टोरीज भी। इवन के अभी रिसेंटली मैं मार्केट में था तो आपने भी मेरे चैनल पे देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। कोई हार्ट का जो है वो ट्रीटमेंट करवाता है, कोई लीवर का जो है वो ट्रीटमेंट करवा के आता है। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जहाँ इश्यूज को हाईलाइट करना चाहिए वहाँ पॉजिटिव चीज़ों को भी, हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कर नहीं रहा, तो हम ही अपने एंड पे मतलब अगर कर दें तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात है। बल्कि ये अच्छी चीज़ ही है कि कोई अगर पॉजिटिव चीज़ है तो उसको हाईलाइट भी करना चाहिए और उसको दिखाना भी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो आपको दिखाया जा रहा है। क्योंकि इधर एक आम पाकिस्तानी को तो यही बताया जा रहा है कि वहाँ पे गुर्बत बहुत है, अभी भी वॉशरूम्स की बड़ी कमी है वहाँ पे हालात जो है वो फिरका वारियत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो मतलब फिरका वारियत को बढ़ा रही है। एक कॉमन पाकिस्तानी की अगर सोच जी। देखी जाए तो वो यही सोच रखता है भारत को लेके। तो मेरे ख्याल से कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं, तो वहाँ पे आपको वैल्यू ऐड करने के लिए, वहाँ आपको सच और गलत की पहचान कराने के लिए अपने एंड पे जो हो सके वो आपको ज़रूर उसके अंदर रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि मैं अपने एंड पे जिस हद तक कर सकता हूँ मैं उसको कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी भी यूट्यूबर्स जो अपने अपने एंड पे कर रहे हैं वो अपने एंड पे तो कर ही रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। जी। तो मेरे ख्याल से अब एक होने की ज़रूरत है, जहाँ मतलब बहुत सारे इख्तलाफात वगैरह हैं, वहाँ पे एक हो के जो है वो साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। जी जी। मैं एक बात मैम। ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि मुज़फ़्फ़र भाई ने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीखकर क्या करना चाहिए। एक्चुअली आपके यहाँ गलतियों से सीखकर और गलतियाँ ही करते हैं। और जैसे कि अली भाई कह रहे थे कि हमें एक होने की ज़रूरत है। मैं अमन की आशा, जो सो कॉल्ड अमन की आशा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के द्वारा चलाई जा रही है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रख सकती। क्यों? जब तक टेररिज़्म है, जब तक हिपोक्रेसी है, जब तक भारत को लेकर आपके यहाँ जितने भी लीडर्स हैं और जो आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके हम वीडियोज़ देखते हैं, खुल्लम-खुल्ला उनके वीडियोज़ आते हैं। और जब तक इस तरह की सोच है कि भारत को हम खत्म कर देंगे, हिंदू समुदाय को खत्म कर देंगे, हिंदू सभ्यता को खत्म कर देंगे, हमारे दुश्मन हैं, काफिर हैं, कितना डेरोगेटरी है काफिर वर्ड, किस तरह से इसको पेश किया जाता है। आपको पता है, मुसलमान की, इस्लाम की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए मैंने हमारी हिंदू कम्युनिटी को देखा है। मैंने इतना मुसलमानों को रिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा है जितना वो लोग रिस्पेक्ट में सर झुकाते हैं।
तो जब एक कंट्री की पूरा थॉट प्रोसेस में चल रहा है ऐसा कि हमें मौका मिले, एक छोटा सा बच्चा आपके यहाँ कह रहा होता है मुझे मौका मिले मैं तो जाके मार दूंगा काफिरों को, ये सिखाया जाता है। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम हमें एक हो जाना चाहिए? अरे एक छोड़े, पहले जो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनको एक करिए, जो पाकिस्तान में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसमें यूनिटी लाइए, जो पाकिस्तान में केवल और केवल एक ही लोग जो है वो एक ही दबदबा है जो एलीट क्लास का। और बड़ी अफसोस की बात है कि आपके यहाँ की एलीट क्लास जो है वो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन को वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। आम इंसान भूखा मर रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग अपनी सेल्फीज डालते हैं, वो लोग प्रोग्राम करते हैं, वो लोग वो क्या होता है वो ये आपका वैलेंटाइंस डे उस पर वो लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। तो क्या ऐसे मुल्क के साथ क्या आपको लगता है कि हमें एक होने की बातें करनी चाहिए? हमें अमन की आशा क्या? जब भी हमने हाथ बढ़ाया है पाकिस्तान ने क्या किया है? पीठ पे वार किया है। आज G20 हो रहा है, सांप लौट रहे हैं, इतनी उल जलूल बातें कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के पॉइंट ला रहे हैं कि हम कमी कहाँ निकालें। उस मुल्क को भारत के ऊपर बात करना अच्छा लगेगा जिस मुल्क के खुद के हालात अच्छे हों, जिस मुल्क में खुद माइनॉरिटीज को तहफ्फुज दिया जाता हो, उनको बराबर के हुकूक दिए जाते हो। हमारे मुल्क के ऊपर बात करने और हमारे मुल्क के बारे में सोचने क्रिटिसाइज करने का तो कोई हक ही नहीं बनता पाकिस्तान का। अच्छी बात है अगर भारत से कुछ सीख कर कुछ कंपेरिजन कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अपने मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है उसके बारे में अपनी स्टैब्लिशमेंट से सवाल करें, उनसे पूछें ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। उसको उसको मैनिपुलेट ना करें, उसको ये ना दिखाएंगे देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, भारत से दोस्ती होनी चाहिए या नहीं। आधे से ज्यादा दर्जन जो आपके यहाँ वो पूछ रहे होते हैं भारत से दोस्ती होनी चाहिए। अरे भाई कैसे दोस्ती होनी चाहिए? आपकी तरफ के आपके ही तो प्राइम मिनिस्टर थे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही तो ट्रेड बंद किया था। कश्मीर ऐसा आंखों में चुभता रहता है कि बस कश्मीर कश्मीर। आज देखिए कश्मीर कहाँ है। कश्मीर में भी G20 की एक मीटिंग हुई है और वो काफी सक्सेसफुल रही, जितने फॉरेन डेलीगेट्स थे वो खुश हुए। तो अली भाई, मुजफ्फर भाई, आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको लगता है कि हमें एक हो जाना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर दो आप दो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आप दो नहीं, आप इसको दो दो करें। आपके यहाँ 22-23 करोड़ आवाम है, वो ऐसा नहीं सोचती। कोई 20-25, मैं बहुत ज्यादा परसेंटेज बता रही हूँ, कोई 10-15% अच्छा सोच रहे हैं। तो वो है ना, मैं एक एग्जाम्पल अगर दूं, एक बहुत बड़ा खीर का कटोरा है आपके यहाँ, उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें एक एक बूंद भी आप जहर की डाल दें तो वो खीर का कटोरा जहरीला है। तो पाकिस्तान की जो सोच है ना कि भारत की माइनॉरिटीज के साथ ऐसा हो रहा है, उनको हुकूक नहीं मिल रहे हैं, वहां G20 में इतने अखराजात हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये सब बकवास लगती है मुझे। उसे हटके अगर अपनी कंट्री के बारे में सोचते तो आज लोग भूखे नहीं मर रहे होते, लोग शरीर और ख्वार नहीं हो रहे होते। कुछ इनका भी कुछ योगदान होता दुनिया के लिए, मानवता के लिए। कुछ नहीं तो अपने लोगों के लिए ही कर लो। मेरी तो रिक्वेस्ट है, जितने यूट्यूबर्स का गैंग है ये पूरा पाकिस्तान में, तो वो जो बात कर रहा होता है, कंपेरिजन कर रहा होता है, क्यों चाइना को कंपेयर नहीं करते आप लोग? चाइना को करिए ना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है, और यहाँ आप देखिए इंडिया इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है। हम दुनिया को जोड़कर चल रहे हैं, आप चाइना चाइना खेल रहे हैं। तो चाइना के साथ कंपेयर कीजिए ना। भारत के साथ कंपेयर अगर करें तो अपनी जमीनी हालात और अपनी जमीनी प्रॉब्लम्स को, अपनी स्टैब्लिशमेंट को सवाल उठाएं। गिलगित बल्टिस्तान में आज देखिए वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कराची खोलो, लाहौर खोलो, वो कह रहे हैं कारगिल खोलो। जड़ में जी जाएं, आप जड़ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। बाकी अगर आप अच्छी नीयत से काम करें, डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। और जो लोग अच्छी नीयत से नहीं, एक हिपोक्रेसी के चलते काम कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, हम लोगों की संस्कृति में, हमारे कल्चर में ये सब है ही नहीं। हम अगर जो डाउन है उसको डाउन ही रहने देंगे, नहीं भाई तुम अपना करो हम अपना करेंगे। किसी को ये नहीं कहेंगे कि तेरा किरदार ऐसा, ये मुल्क का किरदार ऐसा, मुल्क के लोगों का किरदार ऐसा, वहां हिंदू मेजोरिटी का किरदार ऐसा, और खुद वो अपने खुद के लोगों का किरदार ऐसा। इस लड़की ने उसके उसके साथ वीडियो की, उस लड़की ने उसके साथ वीडियो है, उसके उसके निकाह हो गया। ऑल अबाउट, मैं क्या बोलूं इसके बारे में, आपको समझदार है, हमारे ऑडियंस भी समझदार है, वो देखते हैं। बाकी G20 को लेके मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा फक्र हो रहा है, बहुत खुश हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले जी वक्त में हमारा देश और तरक्की करे, आगे बढ़े हम लोग। और कुछ नहीं तो पाकिस्तान भारत से सीखे और अपने खुद के लोगों के लिए बेहतरी करे। जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल हमें अपनी गलतियां जो हैं उसको सुधारने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जो जिनको देखने की जरूरत है और उनको आगे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी गवर्नमेंट है उसको उनके सामने रखने की जरूरत है कि ये सारी चीजें हल की जाएं। यहाँ पर लोग खुदकुशी कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम्म। खुदकुशियां हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। बिजली के बिलों को लेकर इतने लोग परेशान है यास्मीन बहन, के मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग अपने बेटियों के जो जेवर है, जहेज के जेवर, वो बेच बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। घर की जो फ्रिज है, घर में कोई और चीज है, पंखे वगैरह, वो बेच के बिजली के बिल अदा किए जा रहे हैं। तो बहुत मसाइल हैं हमारे अपने, बहुत मुल्क के अंदर मसाइल हैं, उनके ऊपर भी बात करने की जरूरत है। हमें खुद
चीखने चिल्लाने की जरूरत है कि हमारी जो चीखने चिल्लाने की आवाज है हमारे हुक्मरानों के कानों तक कहीं पहुंच जाए, तो उनको रहम आए हमारे ऊपर। तो इंडिया तो देखें, भारत जो है उसको क्रिटिसाइज करना तो एक अलग बात है, पहले अपने गिरेबान के अंदर झांकने की हमें जरूरत। तो आप बिल्कुल। दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और हमारे जो देखने वाले हैं उनको आपकी दोनों की बातें बहुत पसंद आएंगी, और जिस तरीके से आपने तमाम मसाइल का अहाता किया। और एक दफा फिर मैं और अली रजा भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं G20 की कामयाब जो इनेकाद के ऊपर, और भारत की इस कामयाबी के ऊपर आपकी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। जी, जय अल्लाह हिंद। हाफिज।